ये बात है 25 जुलाई 2024 नवी मुंबई का उरण तालुका। 25 जुलाई की रात सुरेंद्र कुमार अपनी 20 साल की बेटी यशश्री शिंदे की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने पुरन पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी बेलापुर में कंपनी में डेटा एनालिस्ट की जॉब करती है और हर दिन की तरह वो 25 जुलाई को भी ऑफिस के लिए अपने घर से निकली थी, लेकिन उस दिन हाफ डे लेकर घर वापस आ गई और फिर दोपहर को अपने कुछ दोस्तों से मिलने का बोलकर यशश्री शिंदे घर से निकली थी। लेकिन जब देर रात तक वो घर नहीं लौटी तो उन्होंने उसे कॉल किया, लेकिन फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा था। बढ़ती चिंता के साथ उन्होंने यशश्री के दोस्तों से भी पूछा, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उस दिन उनमें से किसी से भी यशश्री की मुलाकात नहीं हुई थी। यशश्री के मां बाप के दिल की धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि उन्हें यह डर लग रहा था कि उनकी प्यारी बेटी के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। वरना आज से पहले उनकी बेटी जब भी घर लौटने में लेट होती तो घर पर कॉल कर लेट आने की बात बता देती थी। इस केस की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बिना किसी देरी के यशश्री के पिता की कंप्लेन दर्ज करी और तहकीकात शुरू कर दी। 24 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अभी भी पुलिस को यशश्री के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी। जैसे जैसे समय गुजरे जा रहा था, यशश्री के मां बाप की उम्मीदें भी टूटते जा रही थीं। लेकिन इसी बीच देर रात 2:20 पर उरण पुलिस स्टेशन के एक पुलिस ऑफिसर के पास कॉल आता है। कॉल करने वाला शख्स उन्हें बताता है कि कोटनाका के सुनसान इलाके में एक पेट्रोल पंप के पास उन्हें खून से लथपथ एक लड़की की बॉडी मिली है, जिसको कुछ कुत्ते नोच खा रहे हैं। बिना किसी देरी के जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ कूड़े के ढेर के बीच एक लड़की की लाश बहुत ही बुरी कंडीशन में पड़ी हुई थी। उस लड़की की पूरी बॉडी पर तेज धारदार वेपन से किए गए वार के गहरे निशान थे। पूरी बॉडी खून से लथपथ थी और चेहरे को इस कदर कुचला गया था कि उसे पहचान पाना भी मुश्किल था। Another shocking story where a 20-year-old woman has been murdered in Navi Mumbai. पुलिस ने बिना देरी किए उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ऐसी काफी सारी पॉसिबिलिटी थी कि ये बॉडी यशश्री की हो, लेकिन फेस इतना डैमेज हो जाने की वजह से पुलिस के लिए इस बॉडी को पहचान पाना नामुमकिन था। इसलिए उन्होंने यशश्री के माता पिता को हॉस्पिटल बुलाया ताकि वो दोनों बॉडी की पहचान करे, और कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि उन्हें अपनी जिंदगी में कभी ऐसा दिन देखना पड़े। डर और घबराहट के साथ सुरेंद्र कुमार और उनकी वाइफ हॉस्पिटल पहुंचे, ये दुआ करते हुए कि पुलिस को जो बॉडी मिली है वो उनकी बेटी की ना हो। लेकिन अफसोस, जिस अनहोनी का डर उन्हें सता रहा था वो ना चाहते हुए भी सच हो गई, क्योंकि डेड बॉडी पर मिले फटे हुए कपड़ों और कुछ सामान से ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि ये डेड बॉडी असल में यशश्री की ही है। जी हां दोस्तों, 25 जुलाई की दोपहर को जिस बेटी को उन्होंने आखिरी बार घर से जाते देखा था, वो अब उनके सामने इतने बुरे हाल में पड़ी हुई थी। दोस्तों, इस तरह के जो कैसे होते हैं उसमें माता पिता के लिए अपने बच्चे का खोना ही सिर्फ दर्दनाक नहीं होता, बल्कि ये ख्याल और भी ज्यादा दिल को तकलीफ दे जाता है कि अपने आखिरी पलों में उनका बच्चा कितने दर्द से गुजरा होगा। और इस केस में आई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने माँ बाप को जिंदगी भर का दर्द दे दिया। और जो रिपोर्ट्स में आया वो ये था कि यशश्री पर चाकू से पूरी बॉडी और उसके प्राइवेट पार्ट्स पर भी काफी बार हमला किया गया था। और जब कातिल का इतने से मन नहीं भरा तो उसने यशश्री के चेहरे को भी पत्थर से कुचल दिया। दोस्तों, कत्ल को अंजाम देने का तरीका अपराधी की मेंटल स्टेट के बारे में बहुत कुछ बताता है। यशश्री के केस में मल्टीपल जख्मों से ये तो साफ हो गया था कि कातिल बहुत गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में था, जिस वजह से वो खुद पर कंट्रोल खो चुका था। ऐसा अक्सर तभी होता है जब क्रिमिनल और विक्टिम के बीच एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल और इमोशनल कनेक्शन हो। प्राइवेट पार्ट पर किए गए वॉर ये इस बात का संकेत करती है कि जो अपराधी था वो विक्टिम की बॉडी को न सिर्फ ह्यूमिलेट कर रहा है, बल्कि साइकोलॉजिकली विक्टिम को डोमिनेट करना चाहता है। मानो जैसे वो उसे किसी गलती के लिए पनिश करना चाहता है,
इसलिए अब सबसे जरूरी सवाल ये था कि आखिर किसे यशश्री से इतनी नफरत थी और ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते उसे इतनी बेरहमी से मार डाला गया। अक्सर किसी भी अपराध में ये देखा गया है कि पास्ट के किसी न किसी इंसिडेंट से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होता है। इसलिए पुलिस ने यशश्री के माँ बाप से ये पूछा कि क्या यशश्री की किसी के साथ कोई अनबन या दुश्मनी थी। हाल फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन आज से 5 साल पहले एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसके बारे में घर वालों ने पुलिस को बताना शुरू किया। तो ये बात है साल 2019 की। उनके ही इलाके में रहने वाला एक लड़का बस कंडक्टर था। वो लड़का यशश्री का स्कूल और कोचिंग आते जाते वक्त पीछा और उसे परेशान करने लगा था। एक दिन सुरेंद्र कुमार ने उस लड़के को अपनी बेटी से बात करते देखा। उस वक्त यशश्री नाबालिग थी और जो लड़का वो उसे परेशान कर रहा था वो लड़का लगभग 23 साल का था। उस लड़के का नाम दाऊद शेख था, जिसे यशश्री के पिता की कंप्लेंट पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भेज दिया था। अब पुलिस की एक टीम दाऊद शेख का रिकॉर्ड निकलवाती है, वहीं दूसरी टीम यशश्री के फोन की लास्ट लोकेशन और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में लग जाती है। कोर्ट से मिली इंफॉर्मेशन से पुलिस को पता चला कि दाऊद शेख सिर्फ 1.5 महीने बाद ही बेल पर बाहर आ गया था, लेकिन इस बारे में यशश्री के परिवार वालों को कोई जानकारी नहीं थी और न ही इन 5 सालों में उन्होंने उसे कभी दोबारा देखा था। उधर मुंबई पुलिस की दूसरी टीम ने औरन इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरास की फुटेजेस निकालना शुरू करा। कई घंटों की फुटेजेस देखने के बाद आखिरकार पुलिस को एक ऐसी फुटेज मिली जिसमें 25 जुलाई की दोपहर 2:14 पर यशश्री हाथ में अम्ब्रेला लिए किसी से फोन पर बात करते हुए रास्ते से गुजरते गुजरते नजर आ रही थी। उसके 8 मिनट बाद पुलिस को उसी रास्ते से एक शख्स यशश्री का पीछा करते नजर आया। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि दाऊद शेख था। इतने सालों बाद दाऊद का यशश्री से क्या कनेक्शन था, ये बात जानने के लिए जब पुलिस ने यशश्री के दोस्तों से पूछताछ शुरू की तो उनमें से उसकी एक दोस्त ने बताया कि 24 जुलाई को यानी यशश्री के गायब होने के एक दिन पहले उसके पास यशश्री का कॉल आया था, जिसमें उसने बताया कि वो एक लड़के से मिलने जा रही है जिससे वो मिलना तो नहीं चाहती और उसे डर भी लग रहा है, लेकिन कुछ मजबूरी के चलते जाना पड़ेगा। उसने यशश्री को जाने से मना किया और ये भी बोला कि अगर उसे डर लग रहा है तो वो भी उसके साथ चलने को तैयार है। लेकिन यशश्री अकेले ही उस लड़के से मिलने चली गई। अफसोस की बात यह थी कि यशश्री की इस दोस्त को ना ही इस लड़के का नाम पता था, ना मिलने की जगह और ना ही वो मजबूरी जिसकी वजह से यशश्री उस लड़के से मिलने गई। अब इन अनसुलझे सवालों को खोजने के लिए पुलिस ने यशश्री की कॉल डिटेल्स निकलवाई और अब यहां से इस केस की नई परतें खुलना शुरू हो गई। न सिर्फ अब इस केस का सच सामने आने वाला था और यशश्री का ऐसा झूठ का भी खुलासा होने वाला था जो उसने सबसे छुपा रखा था। कॉल रिकॉर्ड्स में 2 नंबर सामने आए जिनसे यशश्री की सबसे ज्यादा बात हुई थी। अब हैरानी की बात यह थी कि उनमें से एक नंबर उसी दाऊद शेख का था जिसे यशश्री का पीछा और छेड़खानी करने के केस में जेल भेज दिया गया था। वहीं दूसरा नंबर किसी मोहसिन नाम के शख्स का था। पुलिस को यहां से ये केस एक लव ट्रायंगल नजर आने लगा था, क्योंकि हो सकता है इसी वजह से यशश्री को मारा गया हो। पुलिस बिना समय गवाए मोहसिन को उठा लेती है और सख्ती से पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ में ये सामने आया है कि मोहसिन और दाऊद दोस्त थे। जब यशश्री झगड़ा होने पर दाऊद का नंबर ब्लॉक कर देती तो दाऊद अपने दोस्त मोहसिन के फोन से उसे कॉल किया करता था और इसी वजह से मोहसिन का नंबर भी कॉल रिकॉर्ड में आ गया। मोहसिन को दाऊद से जुड़ी जो भी इंफॉर्मेशन पता थी वो उसने पुलिस से शेयर कर दी। पुलिस को अब ये तो क्लियर हो गया था कि ये मामला लव ट्रायंगल का तो नहीं है और अब दाऊद शेख इस केस में प्राइम सस्पेक्ट है। इसलिए उसे पकड़ने के लिए पुलिस की 8 टीमों ने दाऊद शेख की खोज शुरू कर दी। पुलिस के अकॉर्डिंग दाऊद बाय ट्रेन ओरन से सीबीडी बेलापुर स्टेशन पहुंचा और फिर वहां से बाय ट्रेन ही पनवेल निकल गया। बस पकड़ कर्नाटका में गुलबर्गा के पास अपने गांव को निकल गया
जहां उसकी दादी रहती थी। वो कुछ दिन अपनी दादी के पास भी रुका, लेकिन वो जानता था कि उसके फोन के थ्रू पुलिस उसे ट्रैक कर सकती है। इसलिए उसने अपना फोन स्विच ऑफ करके अपनी दादी के पास ही छोड़ वहां से पैदल ही निकल पड़ा। लेकिन उसकी ये चालाकी काम नहीं आई, क्योंकि जब मोबाइल फोन से लोकेशन का पता नहीं चल पाता तो पुलिस अपने उस नेटवर्क को एक्टिव करती है जो मोबाइल की टेक्नोलॉजी के पहले से कारगर है, और इसे कहते हैं मुखबिर यानी इन्फॉर्मर्स का नेटवर्क। इन्हीं इन्फॉर्मर्स की मदद से मुंबई पुलिस ने दाऊद को ट्रैक किया। जो दाऊद था वो अपने गांव के पास पहाड़ों में एक जगह से दूसरी जगह भटक रहा था ताकि वो पुलिस की नजरों से बच सके। बट फाइनली 30 जुलाई 2024 अर्ली मॉर्निंग 5 बजे दाऊद को शाहपुर कर्नाटका की एक पहाड़ी से अरेस्ट कर लिया गया। यशश्री हत्याकांड में गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने आरोपी दाऊद को गिरफ्तार कर लिया। दाऊद ने इसके बाद पुलिस के सामने जो खुलासे किए उससे इस केस को एक नया एंगल मिल गया। 2019 में जेल से 1.5 महीने बाद बाहर आने पर दाऊद का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके चलते वो 45 दिनों तक बेड रेस्ट पर रहा और फिर शहर छोड़ वापस कर्नाटका लौट गया। दाऊद ने पुलिस को बताया कि यशश्री और वो एक दूसरे को काफी पहले से जानते थे और जेल से निकलने के बाद दोनों में दोबारा बातचीत शुरू हो गई थी। पुलिस ने जब दाऊद की कॉल रिकॉर्डिंग चेक की तो ये बात सच साबित हुई। यशश्री दाऊद से घंटों फोन पर बात किया करती थी। इतना ही नहीं, यशाश्री की चेस्ट पर दाऊद के नाम का टैटू पुलिस को मिला था। दाऊद ने पुलिस को बताया कि वो यशश्री से शादी करके उसे अपने साथ कर्नाटका ले जाना चाहता था, लेकिन यशश्री इस बात के लिए राजी नहीं थी। लेकिन यशाश्री के हर बार इनकार करने के बाद भी दाऊद उस पर शादी का प्रेशर डाल रहा था। दाऊद 22 जुलाई को यशश्री से मिलने कर्नाटका से औरन के लिए निकला। दाऊद के अकॉर्डिंग दोनों 23 और 24 जुलाई को भी मिले, लेकिन यशश्री ने दाऊद के शादी करने के ऑब्सेशन के चलते उसे आगे से मिलने से मना कर दिया था। यशश्री का ये सीक्रेट लव अफेयर उसी की मौत की वजह बनने वाली थी, क्योंकि उसकी प्राइवेट फोटोज दाऊद के पास थी और इन्हीं प्राइवेट फोटोज को लीक करने की धमकी देकर दाऊद उसे मिलने के लिए ब्लैकमेल भी करने लगा। इनफैक्ट उसे डराने के लिए 24 जुलाई की शाम वो यशाश्री की प्राइवेट फोटोज फेसबुक पे अपलोड करके डिलीट भी कर देता है। दाऊद के ऐसा करने से ना चाहकर भी यशश्री दाऊद से मिलने के लिए राजी हो गई, क्योंकि उसके दिल में एक डर छुपा था जिसका जिक्र यशश्री ने अपनी दोस्त से किया था। अगले दिन यानी 25 जुलाई की दोपहर यशश्री घर पर दोस्त से मिलने का बहाना कर दाऊद से मिलने जूहीनगर रेलवे स्टेशन पहुंची। यशश्री के मां बाप को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो अपनी बेटी को आखिरी बार देख रहे हैं। जब वो दाऊद के पास पहुंची तो दोनों के बीच उन्हीं बातों को लेकर बहस छिड़ गई और झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि दाऊद ने उस पर हमला कर दिया और वो लगातार चाकू से यशश्री पर वार करने लगा। दाऊद पहले ही यशाश्री को मारने का इरादा करके आया था, क्योंकि वो पूरी तैयारी के साथ आया था, क्योंकि उसने मिलने के लिए एक सुनसान जगह चुनी, बल्कि ऑलरेडी 2 चाकू भी खरीद कर लाया था। दाऊद शेख की आंखों में खून इस कदर सवार था कि वो जान चली जाने के बावजूद भी उस पर लगातार हमला करता रहा। उसका इतने से ही मन नहीं भरा और यशश्री के प्राइवेट पार्ट्स को भी नहीं छोड़ा, और जब उस हैवान का इतने से भी दिल नहीं भरा तो भारी पत्थर से यशश्री का सर कुचलकर भाग गया। फिलहाल दाऊद शेख को रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ने 7 दिन की कस्टडी में रखा है और आगे कोई भी फैसला आना अभी बाकी है। इस घटना से 5 दिन पहले यानी 20 जुलाई 2024 को कोर्ट ने दाऊद शेख के 1919 के पॉक्सो एक्ट केस की कोर्ट हियरिंग में न पहुंचने के लिए नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिया था। यानी अगर उसी दौरान दाऊद को अरेस्ट कर लिया जाता तो शायद ये घटना रुक सकती थी। यशश्री के माता पिता को जरा सी भी भनक नहीं थी कि उनकी बेटी की जिंदगी में क्या चल रहा है। उसका दाऊद से अफेयर, उससे मिलना जुलना, उसका टैटू बनवाना, किसी भी बात की कोई भी खबर नहीं थी। और आजकल ऐसा बहुत से घरों में होते देखा जा सकता है, जिसे देखकर ये लगता है कि या तो माँ बाप बहुत भोले हैं या फिर बच्चे ज्यादा होशियार हैं। आखिर मैं बस इतना ही कहूंगा
कि अगर कोई भी लड़की ऐसे हालात से गुजर रही है जहां उसका लवर उन्हें प्राइवेट फोटो भेजने के लिए फोर्स करता है, तो प्लीज आप ऐसे लड़कों से अपना पीछा छुड़ाओ। और बात अगर ज्यादा सीरियस है तो अपने गार्डियन और मॉम डैड को बताओ, और हो सके तो आप सेल्फ डिफेंस भी सीखिए। और अगर कभी कोई लड़का आपको सुनसान जगह बुलाए तो या तो आप उसे मना कर दो और या तो आप अकेले मत जाना। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।